इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल में आतिश ज़दगी केएमसी ने बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया। सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर बाबर खान का अहम हुक्म। केएमसी के मातहत तमाम 14 बड़े अस्पतालों में फायर सेफ्टी इक़दाम का हुक्म। तमाम अस्पतालों में फायर सेफ्टी इंतजाम वारी बेहतर बनाए जाएं। तमाम अस्पतालों से फायर सेफ्टी इंतजाम की रिपोर्ट 3 रोज़ में तलब। फायर सेफ्टी में गफलत या नाकामी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल में आतिश ज़दगी केएमसी ने बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम, अपडेट कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में आतिश ज़दगी और जो बच्चों की मौत का मामला है और सामने आया, उसके बाद जो है वो महकमा सेहत केएमसी के मातहत चलने वाले तमाम 14 बड़े अस्पतालों के अंदर भी फायर सेफ्टी हिफाजती इक़दाम करने की हिदायत कर दी गई है। सीनियर डायरेक्टर हैं मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज महकमा सेहत केएमसी के डॉक्टर बाबर खान ने ये हुक्मनामा जारी कर दिया है। अब मातहत तमाम 14 बड़े अस्पतालों को, जिसमें अब्बासी शहीद अस्पताल, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज अस्पताल है, शाह फैसल कार्डियक अस्पताल है, रफीकी शहीद अस्पताल है, गजदाराबाद जनरल अस्पताल है, स्पेंसर आई अस्पताल है, सोबराज मैटरनिटी होम अस्पताल है और दीगर अस्पताल भी शामिल है, जो कि 14 अस्पताल हैं बड़े महकमा सेहत केएमसी के मातहत आते हैं। तो इन तमाम बड़े अस्पतालों के सरबराहों को सीनियर डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर बाबर खान ने खत लिख दिया कि वहाँ पे तमाम का जो है वो फायर सेफ्टी के इंतजाम बेहतर बनाए जाएँ और उस हवाले से जो इसकी रिपोर्ट है वो भी फौरी तौर पर उन्हें फराहम की जाए। जबकि इसके अलावा फायर अलार्म और डिटेक्शन सिस्टम को भी मुकम्मल तौर पर जो है वो फायर रखने की हिदायत की गई। जबकि इसके साथ साथ अस्पतालों की इमरजेंसी अखराज और फायर एग्जिट रास्ते भी हर वक्त जो है खुले रखने की हिदायत की गई है। कि बाज़ों का जो है वो चोरी की वजह से जो है वो मुख्तलिफ छोटे बड़े एग्जिट के दरवाजे हैं वो बंद कर दी जाते, तो उनको कहने के मुकम्मल तौर पर खोले जाएँ, वहाँ पे सिक्योरिटी लगाई जाए ताकि अगर कोई भी हादसा होता है तो वहाँ से बाहर निकलने में अमले को और मरीजों को, तीमारदारों को आसानी हो। इस हवाले से जो है अस्पतालों के अंदर फायर सेफ्टी और इमरजेंसी के इनखला के मंसूबों के हवाले से भी बातचीत की गई है कि वहाँ पे मजीद अगर बेहतर इक़दाम करने हैं तो इस हवाले से इसका भी वो उनको तफसीलात अस्पताल के एमएस और डायरेक्टर हैं वो यहाँ पे जमा कराएं। जबकि केएमसी के अस्पतालों में फायर सेफ्टी और अमले की तरबियत कराने के हवाले से भी बातचीत की गई है कि वहाँ पे अमले की भी ट्रेनिंग व तरबियत कराई जाए और अगर खुदा न खासा कोई आग लगती तो वहाँ से किस तरह निपटा जा सके। जबकि इसके साथ साथ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद होते हैं, स्टोरेज है, किचन कायम है जहाँ पर जनरेटर हैं और दीगर हसास मकामात हैं, वहाँ की बाकायदा तौर पर इंस्पेक्शन करने की हिदायत की गई है डॉक्टर बाबर खान की जानिब से तमाम अस्पतालों के सरबराहों को। जबकि इसके अलावा फायर सेफ्टी इंतजाम की मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो 3 रोज़ के अंदर जो है वो सीनियर डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ सर्विसेज को पेश करने के लिए हिदायत की गई है। इसके साथ साथ जो फायर सेफ्टी इंतजाम में अगर उनका कहना था कि किसी किस्म की गफलत अगर की गई तो जो मुतलका अफसरान होंगे और मुतलका अफराद होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस हवाले से ऐसे इस तरह के रोकथाम वाक़यात की रोकथाम के लिए तमाम तर इंतजाम केएमसी के अस्पतालों में फौरी तौर पर किए जाएँ। जी इब्राहिम, ये बताइएगा, जैसे कि फायर सेफ्टी इंतजामात तो किए जा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है, तो अस्पताल में जो अमला मौजूद है क्या उनको कोई अमली तरबियत दी जा रही है? जो तमाम आलात वहाँ पर मौजूद हैं उनको इस्तेमाल किस तरह से करना है इमरजेंसी की सूरत में, तो तरबियत के हवाले से बताइए। जी देखें, बिल्कुल डॉक्टर बाबर जो है सीनियर डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ सर्विसेज हैं, जैसे उन्होंने वहाँ पे लेटर लिखा है तो इस हवाले से अस्पतालों की इंतजामिया ने उनको आगाह भी किया है कि कुछ जो आलात हैं, आलात आग बुझाने वाले, वो कुछ जो है वो ख़राब भी हैं, नकारा भी हैं और उनको कुछ नए भी हैं। तो इस हवाले से वहाँ पे नए आलात जो हैं वो लगाने के लिए भी अस्पतालों के सरबराह ने जो है वो डायरेक्टर को आगाह किया है। तो डायरेक्टर ने यकीन दहानी कराई कि वहाँ पे बेहतर आलात वहाँ पे फराहम किए जाएंगे। जबकि इसके अलावा मुख्तलिफ अस्पतालों के एमएसएस और डायरेक्टर ने यह भी कहा कि वहाँ जो अमला है जो खास तौर पे इस तरह के अगर वाक़यात होते हैं तो वो इस हवाले से कमेटियाँ भी कायम करेंगे और उस हवाले से कुछ अफराद की जिम्मेदारी ड्यूटी भी लगाएंगे कि अगर खुदा न खासा ये आग लगती है तो वहाँ पे कौन उस वक्त मौजूद होगा, करीबी कौन होगा, ताकि वहाँ पे आग बुझाने के लिए इकदाम करे। तो इस हवाले से जैसे कि आपने बताया कि ट्रेनिंग व तरबियत करने के हवाले से भी अभी जो है वो मुशावरा शुरू हो चुकी है। हो सकता है कि आइंदा चंद रोज़ के दौरान मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जो कॉन्फ्रेंस रूम है या हॉल बनाए गए हैं वहाँ पर इसी तरह वक्त के साथ साथ जो है वो तमाम अमले की जो रोज़ाना की बुनियादों पर शेड्यूल बनाकर वो ट्रेनिंग व तरबियत भी करेंगे ताकि अगर आग लगती है तो वहाँ पे मर्द या ख्वातीन नर्सेज अगर मौजूद हैं तो उनको भी ट्रेनिंग व तरबियत दी जाए ताकि वहाँ पे अगर इस तरह का कोई आग लगती है तो फौरी तौर पर उस पर काबू पाया जा सके। इसी तरह जो डॉक्टर हैं उनकी भी ट्रेनिंग करने के हवाले से ये फैसला किया जा रहा है मुख्तलिफ तमाम बड़े अस्पतालों के अंदर ताकि
कोई भी अगर आग लगती है तो वो किस तरह आग पे काबू पाएंगे, जबकि इसके अलावा वहाँ पे जो अमला और जो दीगर स्टाफ होगा या मरीज होंगे या आईसीयू में या इंक्यूबेटर में बच्चे दाखिल होंगे तो उनको भी किस तरह फौरी तौर पर निकालने के लिए किस तरह के रास्ते इख्तियार करने चाहिए और फौरी तौर पर क्या इब्तदाई कार्रवाई की जाए। तो इस हवाले से भी ट्रेनिंग व तरबियत कराने के लिए हवाले से जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो अस्पतालों की इंतजामिया जो है वो अपना प्लान शेड्यूल कर रही हैं और उम्मीद है कि आइंदा चंद रोज़ के दौरान जो ये ट्रेनिंग व तरबियत का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, ताकि अगर इस तरह के अगर वाक़यात होते हैं तो उस पर फौरी तौर पर काबू पाया जा सके। क्योंकि माजी में भी मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर इस तरह के आग लगने के वाक़यात होते रहे हैं, ख़ासतौर पर बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है वो आग लगने के वाक़यात होते रहे हैं, जिसमें मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी और कीमती सामान जो है वो भी जो जलकर खाकतर होने की इतलात मौसूल होती रही हमेशा। तो इस हवाले से जो इस्लामाबाद का वाक़या है वो उस पर अफसोस के इजहार करते हुए सीनियर डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ सर्विसेज ने पहले से अपने मातहत तमाम केएमसी के अस्पतालों में इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत की है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि वहाँ पे जहाँ पे उनको अमले कुछ एग्जिट गेट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर उनको ट्रेनिंग व तरबियत की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस हवाले से सीनियर डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर बाबर खान जो है वो अपने मातहत अस्पतालों के सरबराहान के साथ मिलकर इसके हवाले से भी बजट मुख्तस कराएंगे और इस हवाले से वहाँ पे ट्रेनिंग व तरबियत कराने के लिए भी इकदाम करेंगे। जी इब्राहिम निंद अपडेट कर रहे थे। इब्राहिम बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल में आतिशदगी और अमवात के मामले पर पीएमए सेंट्रल के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरू ने अफसोस का इजहार करते हुए सिंध भर के अस्पतालों में फायर सेफ्टी के लिए इकदाम करने का मुतालिबा कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रंज से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिए। जी देखिए, बिल्कुल इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल के अंदर होने वाले अफसोसनाक वाक़े के बाद कराची समेत सूबे भर के अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया है और इस हवाले से वज़ीर सेहत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस हवाले से। और इस हवाले से हम बात करेंगे, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन सेंट्रल के सेक्रेटरी जनरल हैं अब्दुल गफूर शोरू। इस हवाले से पीएम ने भी शदीद तशवीश का इजहार किया। तो इनसे पूछते हैं कि सूबे भर के अस्पतालों में क्या इकदाम होने चाहिए ताकि इस तरह के अगर वाक़यात होते हैं तो उसकी फौरी तौर पर रोकथाम हो सके। सर, क्या कहेंगे ओवरऑल इस हवाले से? जी, सबसे पहले तो बड़ी बदकिस्मती से आज जो वाक़या हुआ है उस पर हमने बहुत ही अपने दुख का इजहार भी किया और हम ताज़ियत की है उन ख़ानदानों से। देखिए, सिंध के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर एक सेफ्टी जो है ना मेयर ज़रूरी है। देखिए, आप जब भी बच्चों को या बड़ों को जहाँ भी हॉस्पिटल में एडमिट करते हो तो हादसा तो इस तरह होते रहते हैं। हादसा होने के बाद जागने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हादसे पहले उनका तदारुक के लिए वह सोचना चाहिए कि किस तरह से सेफ्टी मेयर्स लिए जाएँ और किस तरह से जो उनकी जानें बचाई जाएँ। इस वाक़े में भी यही हुआ है कि जब धमाका हो गया तो सब डॉक्टर भाग गए और मैं जो है ना बेजारो मददगार बच्चों को छोड़ा गया, जिसके बाद ये बड़ा इंसानियत पेश आया। तो इस वक्त जो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो इंस्ट्रक्शन दिए बहुत खुशाइंदा है, लेकिन कहने की बात ये है कि कुछ अर्से के बाद ये सारे लोग भूल जाएंगे और दोबारा इस तरह से वाक़े होंगे। इसलिए हमें मुस्तकिल जो है इस चीज़ को निगरानी करनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा कि क्या हल है इसका और किस तरह से जानें बचाई जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल गफूर शोरू साहब ने तफसीली बताया कि इसकी हिफाजत के लिए इकदाम होने चाहिए। तमाम अस्पतालों के अंदर फायर सेफ्टी और अमले की हिफाजत के लिए इकदाम होने चाहिए। इस हवाले से NICH अस्पताल के यंग डॉक्टरों ने भी गुज़श्ता रोज़ हिफाजती इकदाम के लिए पुरअमन तौर पर एहतजाज किया था। सियाह पट्टियाँ बांधी थी बाजू पे, जबकि इसके अलावा जिन्ना अस्पताल की इंतजामिया ने भी गुज़श्ता रोज़ जो फायर सेफ्टी के हवाले से 8 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी है। और इस हवाले से वज़ीर सेहत का भी कहना है कि सूबे भर के अस्पतालों के अंदर जहाँ पे वायरिंग रिपेयरिंग की ज़रूरत है, बिजली की पुरानी तारें उनको हटा के नहीं लगाई जाएं। और इस हवाले से फायर सेफ्टी के हवाले से भी वज़ीर सेहत ने तमाम अस्पतालों की इंतजामियों को हिदायत की है कि कोई भी हादसा हो जाए तो फौरी तौर पर इकदाम किए जाएँ। जी आगे बढ़ें, आपको बताएं सेशन अदालत शर्की ने मीर रज़ा के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए शाराए फैसल पर एहतजाज के खिलाफ दर्ज मुकदमे में नामजद 20 नौजवानों की उबूरी जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमात को 5-5 हज़ार रुपये के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया। मुकदमे में अदनान रज़ा, दानिश रहमान, हमजा खान, तलहा बिलाल, अब्दुल्ला समेत दीगर अफराद नामजद हैं। तफसीलात जान लेते हैं जवाद आसिफ से। जवाद बताइएगा। जी, शारा फैसल पर मीर रज़ा के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज करने वालों के खिलाफ मुकदमा इंदराज का मामला है। तमाम मुल्ज़िमान ने अदालत से अबूरी जमानत किया है। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को 5,000 रुपये की जमानत दी है। आया के
में नामजद किया गया है, ना ही इनका कोई इक़्तिदार है, जबकि ना ही उनसे कोई चीज बरामद हुई है। जबकि एडवोकेट वजीहा नदीम का ये भी कहना था अदालत में कि पुलिस खदशा है कि पुलिस जो है बदनीयती पर अपनी मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। अदालत ने दर्ज के बाद तमाम मुलजिमान की जमानत अबूरी जमानत मंजूर कर ली है और मजीद समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। आए समाअत पर मुलजिमान की तौसीक पर फैसला होगा। अदालत ने तमाम मुलजिमान को तफ्तीश में ताउन करने की हिदायत भी कर दी है। मुलजिमान के खिलाफ ये मुकदमा थाना फिरोजाबाद में गुज़श्ता रोज दर्ज किया गया था। जी जवाद आसिफ अपडेट कर रहे थे। जवाद बहुत शुक्रिया। FIA ACC कराची का पासपोर्ट एजेंट माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन। कराची पासपोर्ट ऑफिस सदर से मुलाजिम और एजेंट गिरफ्तार। FIA ने एजेंट मोहम्मद यूसुफ और पासपोर्ट ऑफिस मुलाजिम रेहान को गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल, FIA ACC कराची का पासपोर्ट एजेंट माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन। कराची पासपोर्ट ऑफिस सदर से मुलाजिम और एजेंट गिरफ्तार कर लिए गए हैं। FIA ने एजेंट मोहम्मद यूसुफ और पासपोर्ट ऑफिस मुलाजिम रेहान को गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल आपको बता रहे हैं FIA ACC कराची का पासपोर्ट एजेंट माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन सामने आया है। कराची पासपोर्ट ऑफिस सदर से मुलाजिम और एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। FIA ने एजेंट मोहम्मद यूसुफ और पासपोर्ट ऑफिस मुलाजिम रेहान को गिरफ्तार कर लिया है। FIA ACC कराची का पासपोर्ट एजेंट माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन। कराची पासपोर्ट ऑफिस सदर से मुलाजिम और एजेंट गिरफ्तार कर लिए गए हैं। FIA ने एजेंट मोहम्मद यूसुफ और पासपोर्ट ऑफिस मुलाजिम रेहान को गिरफ्तार कर लिया है। FIA ACC कराची का पासपोर्ट एजेंट माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन। कराची पासपोर्ट ऑफिस सदर से मुलाजिम और एजेंट गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं दुरे शहवार से। जी दुरे, आगाह कीजिएगा। जी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सरकारी इदारों से एजेंट माफिया के खात्मे के लिए क्रैकडाउन के तहत जो है कार्रवाई सामने आई है, जिसमें जो कराची में पासपोर्ट एजेंट माफिया के खिलाफ FIA ने बड़ा एक्शन करते हुए पासपोर्ट ऑफिस सदर से एक मुलाजिम और एक एजेंट को गिरफ्तार किया है। जबकि FIA एंटी करप्शन सर्कल कराची की कार्रवाई में एजेंट मोहम्मद यूसुफ और पासपोर्ट ऑफिस के LDC मुलाजिम रेहान को हिरासत में लिया है। FIA तर्जुमान के मुताबिक जो गिरफ्तार मुलजिमान पर शहरियों को जल्द पासपोर्ट बनवाने का झांसा देकर रकम वसूली करने का इल्जाम है, जबकि मुलजिमान के खिलाफ FIR के इंदराज की कार्रवाई जो है वो जारी है। अच्छा जी, तर्जुमान का कहना है कि एजेंट माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज जो है कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएगी और क्रैकडाउन मजीद तेज कर दिया गया। जी दुरे, इस तरह के जो एजेंट्स हैं वो सरगर्म हुए हैं। आवाम समझते हैं कि उनका काम जो है वो बिल्कुल ठीक है, हर चीज़ की तस्दीक हो गई है, पासपोर्ट भी ठीक बन गया है, लेकिन उसके बाद जब इस तरह की मामला सामने आते हैं तो आगे आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी हवाले से जो अगर हम देखें तो इसी हवाले से जो भी पासपोर्ट ऑफिस है उसमें जो है अभी हम अगर गुज़श्ता माजी में भी देखें तो FIA ने बेहतरीन कार्रवाई करते हुए इस तरह से जो वहाँ पे काम कर रहे थे मुलाजिम उनको हिरासत में लिया है, जो कि बाकायदा तौर पे जो गैर मुकामी है उनके मुबैना तौर पर पैसे लेकिन उनके पासपोर्ट बनवा रहे थे, उससे भी FIA ने बेहतरीन कार्रवाई की। और ये जो FIA ज्यादा उसमें आया है, उसमें वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जब यहाँ कराची में आए थे उन्होंने बाकायदा इसका विजिट किया था FIA के ऑफिस का। उसके बाद जो FIA में काफी हद तक तेजी देखने में आई है कि जो पासपोर्ट माफिया है उसके खिलाफ जो है FIA काफी हद तक सरगर्म हो गया है। जी ठीक है दुरे, आपका शुक्रिया। गाड़ी में AC चलाकर बैठने वाले होशियार हो जाएं। कराची में चंद रोज के दौरान 3 अमवात। बल्दिया आबिदाबाद में रात गए कार से 35 साला शख्स की लाश बरामद। मुतवफ़ी अपनी गाड़ी में AC ऑन करके अकेला बैठा हुआ था। इब्तदाई तफ्तीश, गाड़ी में दम घुटने या हार्ट अटैक से मौत का शुबा है। मुतवफ़ी के जिस्म पर तशद्दुद या किसी और नौइयत के निशानात नहीं मिले। तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। उसामा बताइएगा। बिल्कुल देखें, कराची में जो है वो गाड़ियों में बैठने वाले लोग जो हैं वो होशियार हो जाएं, क्योंकि अब जो है वो तीसरी ऐसी अमवात है जो कि गाड़ी में बैठने की वजह से हुई है। गुज़िश्ता रात जो है वो एक वाक़या पेश आया है। बल्दिया टाउन का इलाका आबिदाबाद है, जहाँ पर एक शख्स की जो है वो गाड़ी के अंदर से लाश मिली, जिसकी शनाख्त जो है इससे 40 साल उसकी उम्र है और उसका नाम दिलदार हुसैन बताया जाता है। वो अपनी गाड़ी में जो है वो आकर बैठा था और उसने गाड़ी को AC ऑन किया। इसी दौरान जो है वो उसको क्या हुआ है, उसकी सांस घुटी है या उसको हार्ट अटैक वगैरह हुआ, उसकी जो है वो मौत
मौत वाक़ई हो गई है। फिर इलाका मकीनों ने जब देखा तो पुलिस को इतला दी, फिर पुलिस मौके पर पहुंची। जाए वक़्वा से जो है वो पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे किए। इब्तदाई तौर पर पुलिस हुकाम का यही बताना है कि ये गाड़ी में जो है वो AC चलाकर बैठा था, इसी दौरान जो है वो अचानक उसका दम घुटाया और उसकी जो है वो मौत वाक़ई हो गई। फिर SHO जो है वो भी वहाँ पर पहुँच गए थे, दीगर पुलिस हुकाम वहाँ पर पहुँचे, शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। लेकिन अब तक की जो फाइंडिंग्स हैं वो यही है कि इस शख्स की जो मौत है वो दम घुटने की वजह से हुई है या उसको जो है वो हार्ट अटैक वगैरह आया है। पुलिस ने जो आसपास दीगर लोग थे, इलाका मकीन थे, उनसे जब तफसीलात तलब की तो उनका बताना है कि इस शख्स को पहले भी जो है वो दिलदार हुसैन को हार्ट अटैक वगैरह आ चुका था, लेकिन जो है वो इसकी मौत अचानक जो है वो गैस जो है वो नहीं निकल पाई गाड़ी में से क्योंकि शीशे तमाम बंद थे, उसकी वजह से जो है वो इसकी मौत वाक़ई हो गई है। ये पहला वाक़या नहीं है, चंद रोज़ कबल जो है वो ऐसा ही वाक़या क्लिफ्टन के गैराज में भी हुआ था जहाँ पर 2 नौजवानों की लाश मिली थी। उनको भी यही हुआ था कि वो गाड़ी में जाकर बैठे, उन्होंने AC चलाया और उसके बाद जो है वो उनका दम घुटने के बाइस मौत वाक़ई हो गई थी। अब ये तीसरा वाक़या जो है वो चंद दिनों के दौरान ऐसा पेश आ चुका है। जो तिब्बी माहिरीन हैं वो शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा देते हैं कि अगर गाड़ी में बैठें तो ज़्यादा देर जो है वो AC चलाकर ना बैठें और अगर बैठना भी है तो फिर जो है वो वक्तन फ़वक्तन शीशों को जो है वो खोलते रहें ताकि जो है वो ऑक्सीजन जो है वो पास होती रहे। जी। कराची ट्रैफिक पुलिस एहलकार का अवामी खिदमत में शानदार कारनामा। तारिक रोड ट्रैफिक सेक्शन के एहलकार ने शहरी की गाड़ी को जलने से बचा लिया। शॉर्ट सर्किट के बायस शहरी की गाड़ी में अचानक आग भड़क उठी। कांस्टेबल उस्मान मुरवत ने मौका पर पहुंचकर आग बुझा दी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे महराज अख्तर से। जी महराज, आगाह कीजिए। कराची में ट्रैफिक पुलिस हमेशा तनकीद का निशाना बनी रहती है। मुख्तलिफ इल्ज़ामात उन पर आयद होते हैं कि रिश्वत ले ली या फिर ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस में इस्लाहात जो हुई हैं उसके बाद काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है। और ख़ास तौर पर जो नौजवान इस वक्त आगे आए हैं, जो कांस्टेबल हो या हेड कांस्टेबल हो, वो अब वहाँ पे वर्किंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतने एक अच्छी बात सामने आई ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। तारिक रोड पर एक कार में आग लगी। कार में आग लगती देखकर जो है ट्रैफिक पुलिस का एहलकार था उस्मान मरवत, वो फौरी तौर पर वहाँ भागा। उसने बिल्कुल अकल से काम लेते हुए जो है वो उस गाड़ी में लगी, जो इसके इंजन रूम में लगी आग थी, उसको बुझाया और इस तरह उसने शहरी की जान भी बचाई, उसकी गाड़ी को भी बचाया, जिसके बाद उसको DIG ने जो है वो तारीफ़ी असनाद से भी नवाजा है, नकद इनाम भी दिया गया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उस्मान मरवत, उनसे हम पूछेंगे कि क्या वाक़या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, क्या हुआ था वाक़या? सर ये गाड़ी में नॉर्मली हिसाब से हम लोग चल रहे थे तो अचानक से गाड़ी में आग लगी थी। जब गाड़ी में आग लगी थी तो हम लोगों ने हाजिरी दिमागी दिखाई तो फायर एक्सटेंशन मौजूद था, सामने हॉस्पिटल था। मैं वहाँ गया, वहाँ से फायर एक्सटेंशन उठाया और आग बुझा दी। तो इतने में उनका जो ड्राइवर थे जिनकी गाड़ी थी उनका हाथ जल गया था। तो मौके पर मैंने फर्स्ट एड दिया उनको, तो उन्होंने दुआएं वगैरह दी, उनका वेट किया मैंने, मतलब उनके जो मैकेनिक का वेट किया। तब तक मैं उनके पास ही खड़ा रहा और जैसे जैसे मतलब वो टाइम गुजरता रहा, मैंने उनको मतलब और भी पूछा कि किसी चीज़ की ज़रूरत या कोई मुझसे ज़ाती या जानी माल कुछ ज़रूरत हो। तो उन्होंने कहा नहीं बस दुआएं देते रहे मुझे और मैं खुश होता रहा। जैसे जैसे मतलब अच्छे लोग हैं माशाल्लाह से, बड़े ताउन करते हैं। बस ऐसे। ये बताएं महकमे की तरफ से क्या हुआ? महकमे की तरफ से वही जो एक बंदे को उम्मीद होती है, एक मेहनत कश को उम्मीद होती है कि उसको सिला मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह DIG साहब ने मुझे इसका सिला दिया है, CC सेकंड से नवाजा है। और ये तमाम काम जो है ना, ये अल्लाह की रज़ा है, इसमें अल्लाह की रज़ा शामिल है। उस्मान मरवत हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमें तफसील से बताया कि क्या वाक़या हुआ था और उसके बाद वो इस बात पर भी खुश हैं कि उनको अप्रिशिएट किया गया, उनके DIG की जानिब से उनको CC सेकंड का सर्टिफिकेट भी दिया गया। और उनका ये कहना है कि उन्होंने जो भी काम किया वो अल्लाह की रज़ा के लिए किया और वो इसी तरह शहरियों की और आवाम की खिदमत करते रहेंगे। जी आगे बढ़ें, आपको बताएं महकमा बोर्ड ऑफ रेवन्यू सिंध में तरक्कियों पर एतराज़ मामला फिर पलट गया। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवन्यू ने तरक्कियां रोकने का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया। 15 ग्रेड के सब रजिस्ट्रार्स के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए हैं। बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं महकमा बोर्ड ऑफ रेवन्यू सिंध में तरक्कियों पर एतराज़ मामला फिर पलट गया है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवन्यू ने तरक्कियां रोकने का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया है। आज़ाद नोहरी ने हमें ज्वाइन किया है, तफसीलात जान लेते हैं। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने 3 रोज के बाद महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो 15 ग्रेड के सब रजिस्ट्रार हैं उनकी जनब से 17 ग्रेड में इंस्पेक्टर रजिस्ट्रेशन के ओहदे पर तरक्कियां लेने से इनकार करने के बाद में जो सिंध हुकूमत ने उनकी मर्जी का फैसला दिया था, उस फैसले को आज जो है सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बाकायदा तौर पर जो है एतराज करके वापस ले लिया है। और जो फैसला वापस ले लिया है इस हवाले से बाकायदा तौर पर असिस्टेंट सेक्रेटरी महकमा बराए
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो 15 ग्रेड के सब रजिस्ट्रार हैं उनके एतराज़ात को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। अब जो है उनको अगले 15 से 17 ग्रेड में जो है इंस्पेक्टर रजिस्ट्रेशन के ओहदों पर तरक्कियाँ दे दी जाएंगी। इससे कबल जो है वाहिद अफसरान है जो महकमा बल्दियात के महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जिन्होंने अगले ग्रेड में तरक्कियाँ लेने से इनकार किया था और इसी 15 ग्रेड के ओहदे पर विराजमान रहने के हवाले से दरख्वास्त सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की थी, जिसके बाद सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनकी दरख्वास्त को तस्लीम किया और इनको अगले ग्रेड में तरक्कियाँ न देने का नोटिफिकेशन जारी किया। आज जो सिंध हुकूमत ने फिर से जो है उस मामले को जो एतराज़ था उसको मुस्तरद कर दिया और इनको अगले ग्रेड में तरक्कियाँ देने का फैसला कर लिया है। जी बिल्कुल, आज़ाद नोटी अपडेट कर रहे थे। आज़ाद, बहुत शुक्रिया। वाटर कॉरपोरेशन में ई फाइलिंग सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया। वाटर कॉरपोरेशन में दफ्तरी उमूर डिजिटल बनाने की जानिब अहम पेशरफ्त। ई फाइलिंग से सरकारी फाइलों की नकलो हरकत तेज़ और शफाफ होगी। वाटर कॉरपोरेशन में ई फाइलिंग सिस्टम मुतारिफ करा दिया गया है। वाटर कॉरपोरेशन में दफ्तरी उमूर डिजिटल बनाने की जानिब अहम पेशरफ्त। ई फाइलिंग से सरकारी फाइलों की नकलो हरकत तेज़ और शफाफ होगी। वाटर कॉरपोरेशन में ई फाइलिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है। वाटर कॉरपोरेशन में दफ्तरी उमूर डिजिटल बनाने की जानिब अहम पेशरफ्त। ई फाइलिंग से सरकारी फाइलों की नकलो हरकत तेज़ और शफाफ होगी। बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं। वाटर कॉरपोरेशन में ई फाइलिंग सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया है। वाटर कॉरपोरेशन में दफ्तरी उमूर डिजिटल बनाने की जानिब अहम पेशरफ्त सामने आई है। ई फाइलिंग से सरकारी फाइलों की नकलो हरकत तेज़ और शफाफ होगी। ई फाइलिंग का अमल मुतारिफ कराया गया है जिसमें फ़ाइलों की नकलो हरकत तेज़ और शफाफ होगी। वाटर कॉरपोरेशन में ई फाइलिंग सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया है। वाटर कॉरपोरेशन में दफ्तरी उमूर डिजिटल बनाने की जानिब एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। ई फाइलिंग से सरकारी फाइलों की नकलो हरकत तेज़ और शफाफ होगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वाटर कॉरपोरेशन में ई फाइलिंग सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया है। ई फाइलिंग सिस्टम दफ्तरी उमूर को डिजिटल बनाने की जानिब अहम पेशरफ्त है। ई फाइलिंग सिस्टम से सरकारी फाइलों की नकलो हरकत तेज और शफाफ होगी। नए निज़ाम के जरिए फाइलों की मंजूरी और सरकारी खतों किताबत का अमल जो है वो डिजिटल कर दिया गया है। CEO अहमद अली सिद्दीकी का कहना है कि ई फाइलिंग सिस्टम के जरिए सरकारी फाइलों का जायजा लेकर मंजूरी दे रहे हैं, जबकि ई फाइलिंग सिस्टम से दफ्तरी उमूर की मौसर निगरानी और पर वक्त प्रोसेसिंग जो है वो मुमकिन होगी। नए डिजिटल निज़ाम से रिकॉर्ड मैनेजमेंट और दफ्तरी कारकर्दगी में जो है वो बेहतरी आएगी, जबकि ई फाइलिंग सिस्टम से फैसला साजी के अमल में शफाफियत को फ़रोग मिलेगा और वाटर कॉरपोरेशन की जारी डिजिटल इस्लाहात का ई फाइलिंग सिस्टम जो है वो अहम हिस्सा है। जदीद टेक्नोलॉजी से दफ्तरी उमूर को मज़ीद मुअत्तर, शफाफ और तेज रफ्तार बनाया जा रहा है। शुएब, ये बताइएगा जो पुराना रिकॉर्ड है वो भी फिर इसी निज़ाम में मुतारिफ करवा दिया जाएगा, इसी में दोबारा से तमाम जो डेटा है उसको रखा जाएगा? निज़ाम को डिजिटलाइज करने की जानिब ये अहम कदम है। अब जो भी काम होगा वो ई फाइलिंग सिस्टम के जरिए जो है वो किया जाएगा, जिससे पुराना डाटा भी जो है वो बाकायदा तौर पर ई फाइलिंग सिस्टम पर जो है वो मुंतकिल जो है वो किया जाएगा। नए निज़ाम के जरिए अब जो फाइलों की मंजूरी होगी प्रोजेक्ट की वो और सरकारी खतो किताबत होगी वो डिजिटल होगी और ई फाइलिंग सिस्टम से दफ्तरी उमूर की मौसर निगरानी और बर वक्त प्रोसेसिंग जो है वो मुमकिन होगी। शफाफियत और डिजिटलाइजेशन की जानिब वाटर कॉरपोरेशन का ये अहम इक़दाम जो है वो सामने आया है। जी ठीक है शुएब, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं शहर कायद में मसाइल कम ना हो सके, कहीं पानी की किल्लत तो कहीं गैस की बंदिश। कुरंगी सेक्टर 51C के मकीन भी गैस और पानी की अदम फराहमी की शिकायत कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गैस बर वक्त ना आए तो खाना बाहर से मंगवाना पड़ता है, जबकि पानी की फराहमी भी 1-2 माह से मुतासर है। मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से। अक्सा, बताइएगा। बिल्कुल, शहर कायद के मसलों की अगर बात करें तो शहर कायद में मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। कभी एक मसला नहीं ख़त्म होता तो दूसरा मसला पहले ही शुरू हो जाता है। पानी का बहरान अलग है, सड़कें टूट फूट का शिकार है और सितम ये है कि गैस की लोड शेडिंग ने भी शहरियों की ज़िंदगी अजीरन करके रख दी है। इस वक्त मौजूद हूँ कुरंगी 51C में। खातून खां हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुझे बताएगा, आप घर में होती हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी ख़वातीन को होती है खाने पकाने की। जाहिर सी बात है, तो जब पानी नहीं होगा, गैस नहीं होगा तो आप घर में कैसे गुजारा करते हैं? बस ये है कि बस
बाज़ार से मंगा के खाते हैं, पानी लोगों के घरों से लेके यूज़ करते हैं। तो गैस यहाँ पे बिल्कुल नहीं आती है? गैस आती है, टाइमिंग वाली गैस बनी हुई। और जब टाइमिंग के बगैर गैस नहीं आती तो उस टाइम आप कैसे खाना? नहीं, टाइमिंग वाली ही जाती है, वैसे नहीं जाती। तो खाना फिर कैसे बनाती है? लकड़ी सिलेंडर से मंगा के खाते हैं, बाज़ार का यूज़ करते हैं। और मीठा पानी आता है यहाँ पे? मीठा पानी आता है, कभी कभी इत्तेफाक है, महीने में एक हफ्ते बंद हो जाता है, 2 हफ्ते बंद हो जाता है। तो तब कैसे गुजारा करते हैं? तब बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे गैस के पानी के बिल भी आते होंगे? जी आते हैं, बिजली का बिल तो इतने आ रहे हैं कि हम अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। 8-8, 10-10 हज़ार, और घर में ना फ्रीज है ना कोई चीज़ है, मगर बिल इतने आ रहे हैं, क्या करें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है पानी के बिल भी आते हैं, गैस के बिल भी आते हैं, गैस जो है टाइमिंग वाली आती है, और जब गैस नहीं आती तो ये बाहर से खाना मंगा के इस्तेमाल करती हैं। जिस तरीके से पानी का भी इन्होंने कहा कि मीठा पानी जो है वो भी महीनों तक बंद हो जाता है, लेकिन जब वो आता है, जब नहीं आता तो लोगों के घरों से इस्तेमाल करना पड़ता है, लोगों के घरों से लेना पड़ता है। तो शहरियों का यही मुतालबा है, तो जो शहर कायद के अंदर बुनियादी मसाइल हैं उनको ख़त्म किया जाए। पानी, गैस, बिजली, ये वो बुनियादी सहूलतें हैं जिससे शहर कायद के बासी महरूम हैं। जी कोरंगी से कामन के मकीन तवील लोड शेडिंग से परेशान, बिजली आती नहीं, भारी भरकम बिल आ रहे हैं, शहरियों की दुहाई। तवील बिजली बंदी से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना, शहरियों का कि इलेक्ट्रिक से लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालिबा। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबिल सरीद से। जी राबिल, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी 51C में, जहाँ पर लोड शेडिंग की वजह से ना सिर्फ घरेलू सार्फिन परेशान है बल्कि दुकानदार भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। उनका ये कहना कि गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से हम एक तो गर्मी भी शिद्दत दोपहर में हम ज़्यादा महसूस करते हैं, लेकिन अभी तो चलो ये मौसम सही है कराची में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद घर के जब आप दोपहर में जाओ तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी और हब्स महसूस हो रहा था। इसी तरह उनका ये कहना है कि बिल जो है वो भारी भरकम आ रहे हैं, जबकि इतने जो है वो लोड शेडिंग नहीं आती। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ये बताएगा क्या आप लोगों का जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो कितना है और बिल कितने आ रहे हैं? बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हमारे, और लोड शेडिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। 1 घंटा बिजली आती है, 6 घंटे गैप होती है, कभी 2 घंटे गैप होती है। इसका कोई लिमिट नहीं है, ना कोई इनका टाइम टेबल है। हर बंदा परेशान है इस टाइम। 4-5 महीनों से मेरा मीटर कटा हुआ है, 1.5 लाख रुपया मेरा तकरीबन बिल आया हुआ है। कटे हुए मीटर पे भी बिल वो भेज रहे हैं बहुत ज़्यादा, जबकि मीटर का जब कट गया तो उसका बिल तो नहीं इतना आना चाहिए, उसके बावजूद भी बिल ज़्यादा आ रहा है। तो क्यों आ रहा है ये? इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई इनसे। अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से कि किस तरह आप लोड शेडिंग के हवाले से? हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट से बस हमारी ये अपील है कि भाई लोड शेडिंग का निज़ाम जो है वो ज़रा बेहतर करें, अच्छा करें, जो कि आवाम परेशान ना हो किससे। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, उनका ये कहना है कि लोड शेडिंग के इस मसले को हल किया जाए ताकि जो है वो आवाम सुख का सांस ले सके। उनका ये कहना है कि घर जाते हैं तो बिजली नहीं होती, जबकि बिल जो आ रहे हैं वो भारी भरकम आ रहे हैं। जी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 पैसे फी लीटर कमी की गई है। शहरियों ने मामूली रिलीफ को नाकाफी करार दे दिया। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। महंगाई के सताए अवाम के लिए हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी कर दी। पेट्रोलियम डिवीजन ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे फी लीटर कमी के बाद नई कीमत 342 रुपए 60 पैसे मुकर्रर हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 19 पैसे कमी के बाद 371 रुपए 61 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से कर दिया गया, तहम कीमतों में ये रद्द-ओ-बदल सिर्फ एक रोज के लिए किया गया है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 50 पैसे कमी से आम आदमी को कोई खास रिलीफ नहीं मिलेगा। हुकूमत को कीमतों में नुमाया कमी करनी चाहिए। पेट्रोल महंगा होने से हर चीज मुतासिर होती है। किराए और अशिया जरूरिया की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, इतनी मामूली कमी काफी नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी के बजाय हुकूमत को महंगाई के तनासुब से खातिरख्वाह रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि ईंधन की कीमतें बराह रास्त ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों पर असरअंदाज होती हैं। महंगा होता है तो जेब पे भारी पड़ता है, सस्ता होता है तो लोग कीमतें कम नहीं करते बाकी चीज़ों की। ये है, अगर चेंज करना है तो चेंज करें, मगर ऐसा नहीं है कि डेली बेसिस पे चेंज करें, तो ये तो तमाशा बना दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी तो कर दी गई, तहम शहरियों का मुतालबा है कि उन्हें हकीकी रिलीफ देने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नुमाया कमी की जाए। कैमरामैन रिजवान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आगे बढ़ें, आपको बताएं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा खाजा की मुलाकात।
मुलाकात में डिजिटल नेशन पाकिस्तान फ्रेमवर्क और नेशनल डिजिटल कमीशन पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। नेशनल डिजिटल मास्टर प्लान पर वफाकी वज़ीर IT की वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग। डिजिटल पाकिस्तान का मकसद आवाम, कारोबार और हुकूमत के दरमियान खदमात मौसर बनाना है। बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा की मुलाकात हुई है। मुलाकात में डिजिटल नेशन पाकिस्तान फ्रेमवर्क और नेशनल डिजिटल कमीशन पर तफसीली तबादला ख्याल। नेशनल डिजिटल मास्टर प्लान पर वफाकी वज़ीर IT की वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग। डिजिटल पाकिस्तान का मकसद आवाम, कारोबार और हुकूमत के दरमियान खदमात को मौसर बनाना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा की मुलाकात हुई है। मुलाकात में डिजिटल नेशन पाकिस्तान फ्रेमवर्क और नेशनल डिजिटल कमीशन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। नेशनल डिजिटल मास्टर प्लान पर वफाकी वज़ीर IT की वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग। डिजिटल पाकिस्तान का मकसद आवाम, कारोबार और हुकूमत के दरमियान खदमात मौसर बनाना है। तफसीलात जान लेते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। जी हाँ, देखिए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से ये मुलाकात हुई है वज़ीर आला हाउस में। वफाकी वज़ीर IT और टेली कम्युनिकेशन शिज़ा फातिमा ने मुलाकात की है। मुलाकात में डिजिटल नेशन पाकिस्तान फ्रेमवर्क, नेशनल डिजिटल कमीशन और नेशनल डिजिटल मास्टर प्लान पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। वज़ीर आला सिंध को डिजिटल नेशनल पाकिस्तान एक्ट 2025 और पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी के किरदार पर वफाकी वज़ीर ने एक ब्रीफिंग दी। डिजिटल पाकिस्तान का मकसद जो है वो आवाम, कारोबार और हुकूमत के दरमियान खिदमात की फराहमी को मज़ीद मौसर बनाना है, ये कहना था शिज़ा फातिमा का। और उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल डिजिटल कमीशन वज़ीर आज़म की सरबराही में मुल्क की डिजिटल पॉलिसी और में सिमत का तौहीन करेगा। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी नेशनल डिजिटल मास्टर प्लान, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा गवर्नेंस पर काम करेगी। इस पे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बताया कि सिंध हुकूमत ने 50 से ज़ायद डिजिटल प्लेटफार्म्स और सर्विसेज मुतारिफ कराई हैं। सिंध ज़मीन ऐप, AP सिंध, ऑफिस, सिंध जॉब पोर्टल, सेफ सिटी मंसूबे और अहम डिजिटल इक़दामात उसमें शामिल हैं और डिजिटल पाकिस्तान के विजन और कौमी डिजिटल एजेंडे की मुकम्मल हिमायत करते हैं। सिंध कौमी डिजिटल अहदाफ से हम अपना डिजिटल मास्टर प्लान तैयार करेगा और डिजिटल तब्दीली के अमल में सूबाई खुद मुख्तारी डेटा और निज़ामों की मिल्कियत बरकरार रखी जाएगी। सिंध अपना डेटा डिजिटल निज़ामों और अमल दरामदी फैसलों पर मुकम्मल अख्तियार रखेगी, ये कहना था वज़ीर आला सिंध का। वफाक और सूबों के दरमियान डिजिटल गवर्नेंस, मसनूई ज़ियानत और अवामी खिदमात से तावन पर इत्तफाक भी हुआ है। जी आजिज़ जमाली अपडेट कर रहे थे। आजिज़, बहुत शुक्रिया। सिंध असम्बली इजलास की तैयारियां जारी। अरकान की बड़ी तादाद असम्बली पहुंच गई। सिंध असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे शुरू होगा। इजलास से कबल पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी इजलास में सिंध की तकसीम के खिलाफ करारदाद पर गौर। सिंध की तकसीम के खिलाफ करारदाद पर असम्बली में पेश करने की हिकमत अमली पर मुशावरत जारी है। आपको बताएं, सिंध असम्बली इजलास की तैयारियां जारी हैं। अरकान की बड़ी तादाद असम्बली पहुंच गई हैं। सिंध असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे शुरू होगा। इजलास से कबल पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी इजलास में सिंध की तकसीम के खिलाफ करारदाद पर गौर। सिंध की तकसीम के खिलाफ करारदाद असम्बली में पेश करने की हिकमत अमली पर मुशावरत जारी है। सिंध असम्बली इजलास की तैयारियां इस वक्त जारी हैं। अरकान की बड़ी तादाद असम्बली में मौजूद। सिंध असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे शुरू होगा। इजलास से कबल पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी इजलास में सिंध की तकसीम के खिलाफ करारदाद पर गौर। सिंध की तकसीम के खिलाफ करारदाद असम्बली में पेश करने की हिकमत अमली पर मुशावरत जारी है। बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंध असम्बली इजलास की तैयारियां जारी हैं। अरकान की बड़ी तादाद असम्बली पहुंच गई है। सिंध असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे शुरू होगा। इजलास से कबल पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी इजलास में सिंध की तकसीम के खिलाफ करारदाद पर गौर किया जाएगा। सिंध की तकसीम के खिलाफ करारदाद असम्बली में पेश करने की हिकमत अमली पर मुशावरत भी जारी है।
आपको बता रहे हैं सिंध असम्बली इजलास की तैयारियां जारी हैं। अरकान की बड़ी तादाद असम्बली पहुंच गई है। सिंध असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे शुरू होगा। इजलास से कबल पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी इजलास में सिंध की तकसीम के खिलाफ करारदाद पर गौर। सिंध की तकसीम के खिलाफ करारदाद असम्बली में पेश करने की हिकमत अमली पर मुशावरत भी जारी है। सिंध असम्बली इजलास की तैयारियां जारी हैं। अरकान की बड़ी तादाद इस वक्त सिंध असम्बली पहुंच गई है। सिंध असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे शुरू होगा। इजलास से कबल पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी इजलास में सिंध की तकसीम के खिलाफ करारदाद पर गौर। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आजिज जमाली से। आजिज, आगाह कीजिएगा, इजलास का क्या एजेंडा है? देखिए, सिंध असम्बली के इजलास का जो वक्त है वो 4 बजे है, तो लिहाजा इजलास अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन अरकान की एक बड़ी तादाद जो है आज असम्बली में मौजूद है। चूँकि एक साइड पे अपोजिशन के अरकान अपने जो चैम्बर्स हैं उनमें मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट चैम्बर्स में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लियामानी पार्टी का इजलास जो है वो अभी तक जारी है। पहले मैं आपको एजेंडा की बात बता दूँ तो आज के एजेंडा में एक नए मुंतखब मेंबर को हल्फ लेना है। असफंद खैरल हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। उसके अलावा महकमे कानून और पार्लियामानी उमूर के बारे में वक्फ़े सवालात है। गवर्नर सिंध ने 9 बिलों की मंजूरी दे दी है मुख्तलिफ़ औकात में, तो उन बिलों को आज ऐवान में पेश किया जाएगा, आगाही दी जाएगी, बताया जाएगा कि गवर्नर ने ये बिल्स मंजूर कर दिए हैं, चूँकि ये बिल ऑलरेडी गुज़श्ता सेशंस में सिंध असम्बली मंजूर कर चुकी है। उसके अलावा आज के इजलास में कुछ नए बिल भी पेश किए जा रहे हैं, जिसमें मंशियात के रोकथाम का जो है वो तरमीमी बिल है और सिंध सर्विसेज का तरमीमी बिल है, और इसमें एक बिल जो है सिंध के मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से है, वो भी ऐवान में पेश किए। तमाम तीन बिल जो हैं वो आज पेश किए जा रहे हैं और ये तीनों तरमीमी बिल हैं। जब एक तहरीक इल्तवा है आमिर सिद्दीकी की, जो ट्रैफ़िक निज़ाम और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में शहर में जो ट्रैफ़िक का रश होता है उसके बारे में है। तो इजलास शुरू नहीं हुआ, लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामानी पार्टी के इजलास से कबल हमने मुख्तलिफ़ वज़रा से और अरकान असम्बली से यहाँ पर मीडिया ने बात की, तो उनका यही कहना है कि आज पार्लियामानी पार्टी के इजलास में सिंध असम्बली में करारदाद पेश करने का फ़ैसला होगा। वो करारदाद आज पेश होती है या फिर इसके बाद पेश होगी, लेकिन ये पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के अहकामात पर पीपल्स पार्टी की पार्लियामानी पार्टी का इजलास जो बुलाया गया है उसमें अरकान की एक बड़ी तादाद मौजूद है। इसमें यह हिकमत अमली तय की जा रही है कि जो सिंध असम्बली में सिंध की तकसीम या सूबों की तकसीम या कराची को वफाक के हवाले इस किस्म के जो भी नुकात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी मुखालफत करेगी और पीपल्स पार्टी उसी बुनियाद पर करारदाद पेश करेगी। और ये करारदाद उनकी ये ख्वाहिश है या उनकी ये कोशिश है कि मुत्तफ़िका तौर पे मंजूर हो। अपोजिशन का इस बारे में कोई भी मौक़िफ़ सामने नहीं आया, और अब जब इजलास शुरू होगा तो पता चलेगा कि ये करारदाद पेश होती है आज या नहीं होती, लेकिन इम्कान ये है कि आज ही ये करारदाद ऐवान में पेश हो और इस करारदाद को मंजूर कर लिया जाएगा कि सिंध की तकसीम नामंजूर। जी ठीक है आजिज़, आपका शुक्रिया।